प्यारे छात्रों, नमस्कार। हमारे ब्राइट फ्यूचर चैनल बाय जगत सिंह में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का जो प्रश्न पत्र है, प्रश्न कोड है 59/5/2 अर्थात सेट 2 लेकर हाजिर हैं। इसमें कुल 32 प्रश्न हैं। तो देखिए, ये प्रश्न पत्र है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि इसके जो सुझाव हैं वो सभी आम प्रश्न पत्र की तरह ही हैं, इसमें हमें चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी प्रश्न पत्र पर आपसे चर्चा कर चुके हैं। इसलिए हम सीधे क्वेश्चनों पर ही आते हैं। प्यारे छात्रों, इसमें जो पहला प्रश्न है ना, इसकी चर्चा करते हैं। तो ये कहता है, नीचे दिए गए प्रश्न है ना 1 एवं 2 में दो कथनों है ना, दो कथनों अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, और इन कथनों को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अब ये अभिकथन ए क्या कहता है? ये कहता है संयुक्त राष्ट्र से आशा की जाती है कि वह एक ध्रुवीय विश्व में बेहतर काम कर पाएगा, है ना, ऐसी आशा की जाती है। और कारण आर क्या कहता है? सोवियत संघ के विघटन के बाद कई नए देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने, है ना। अब देखिए, इसमें दोनों में कहीं तालमेल सा नहीं बैठ रहा है ना, आप देख रहे हैं। वैसे दोनों बातें सही हैं आपस में। तो ये कहते हैं, अब कारण ये कहते हैं ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है, और आर ए की व्याख्या करता है, नहीं करता, है ना, ठीक है। और दूसरी बात ये है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए की व्याख्या नहीं करता, इसलिए यहाँ पर हमारा उत्तर बन जाता है। इसलिए हम इसको सही कर लेते हैं, हमारा उत्तर बी आ जाएगा। बच्चों है ना, छात्रों आपकी शायद समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, इसे पढ़ते हैं। अभिकथन ए क्या कहता है? ये कहता है 1990 के दशक के संवैधानिक राजतंत्र के दौरान नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता अधिक खुली और उत्तरदायी शासन प्रणाली चाहते थे। ठीक बात है। कारण आर क्या कहता है? राजा सेना की सहायता से सरकार पर पूर्ण नियंत्रण बनाए हुए था। ठीक है, उसने नेपाल में लोकतंत्र के विस्तार को प्रतिबंधित किया। ये बात बिल्कुल सही है ना। और अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कारण ए है ना, ए और आर दोनों सही हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, हमें इन क्वेश्चनों में आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है छात्रों, अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न पत्र में मैंने क्या किया है, सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन लिए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कट गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे पढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर से संबंध अनुच्छेद 370 को कब समाप्त किया गया था, है ना। तो इसके लिए है, ये प्रश्न है अनुच्छेद 370। ये है अनुच्छेद 370 को कब समाप्त किया गया, ये प्रश्न बनता है ना। तो इसका उत्तर आ जाएगा प्यारे छात्रों 9 अगस्त 2019, है ना। 9 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया, जो अनुच्छेद क्या है, जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। ठीक है छात्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? इसके बारे में क्लास में बहुत बार चर्चा होती है बच्चों, है ना, आप लोगों से
बहुत बार चर्चा हुई है। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? देखिए, कुछ इसमें 5 तो सदस्य स्थायी हैं जो हमेशा के लिए, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, वो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हर 2 वर्ष बाद बदलते रहते हैं। क्लियर हो गया होगा। और प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है। अर्थात इसमें जो हैं 3 बातें सही हैं और एक गलत है। भारत की विकास प्रक्रिया के लिए राजनीतिक नीति प्रदान करना, ये भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पर ध्यान देना है, ये ध्यान रखना है। और संघीय सरकार के लिए थिंक टैंक का कार्य करना, ये भी सही है। और नीति के धीमे कार्यान्वयन को समाप्त करना, ये भी बात सही है। और विकास कार्यक्रमों के लिए धन की व्यवस्था करना, ये बात सही नहीं है। तो हमें चूँकि नेगेटिव चाहिए बात है ना, तो हमारे लिए कौन सा है? ये उत्तर सही हो जाएगा। क्लियर होगी छात्रों? अब हम प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 पढ़ते हैं और इसे हल करते हैं, है ना। तो इसमें आपको निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अर्थात जो पहले हुई उसे पहले, और जो बाद में हुई है उसे बाद। ठीक है, चलिए। अब जैसे लाल बहादुर, है ना, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए। इनके बाद ही ताशकंद समझौता हुआ। ठीक है, इनके बाद ही ताशकंद समझौता हुआ। और चौथा, आम चुनाव इनके बाद हुआ। और वीवी गिरी को जो राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ इनके बाद, है ना, प्रधानमंत्री के बाद, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इनका चुनाव करवाया। तो मेरे विचार से चारों क्रम में ही लगे हुए हैं। तो इसके लिए ए उत्तर सही है। 1 2 3 4 ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, पहले लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति हुई। कब? जब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी, इनकी नियुक्ति तब हुई। फिर ये ताशकंद समझौता के लिए गए थे पाकिस्तान में, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद चौथा आम चुनाव हुआ। उसके बाद वीवी गिरी को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति हुई। तो छात्रों, इसमें शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7 कहता है बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्यारे छात्रों, ये थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हुई है इसको, है ना। ये बॉम्बे प्लान के बारे में आधा में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत? अच्छा, यहाँ भी हमें नेगेटिव देखना है ना, तो ये प्रश्न भी बड़ा कठिन हो जाएगा। फिर भी देखते हैं। अब ये क्या कहते हैं? यह भारत के आर्थिक भविष्य के लिए खाका है। ये बात तो सही है। दूसरी बात क्या कहते हैं? इसने राज्य स्वामित्व वाले उद्योगों का समर्थन किया। ये बात सही नहीं है। और क्या है? इसे, है ना, कुछ प्रमुख उद्योगपतियों ने बनाया था। इसने नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया, है ना। तो इसमें क्या है? इसके सही, है ना, इसका सही उत्तर बताना है। सही उत्तर के रूप में अब किस किस को स्वीकार किया जा सकता है? इसने भारत के आर्थिक भविष्य के लिए खाका है ना। ये वाली बात भी है, गलत है। और क्या है? बी में क्या? इसने राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों का समर्थन किया। तो इन दोनों में से आप जिसको भी लिख देंगे वो ही सही है। यही बनते हैं इसके उत्तर। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं हम। भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब ये भी सही नहीं की बात आ रही है ना। तो इसे हम पढ़ते हैं। नंबर 1 है
भारत और नेपाल के बीच एक दूसरे देश में बिना वीज़ा यात्रा और काम करने के संबंध में विशेष संधि है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, और थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक हो गई। और क्या कहते हैं, भारत नेपाल से आने वाली नदियों का जल साझा करता है, ये भी बात सही है। और दोनों देशों में अब लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दोनों देशों में पहले नहीं थी, है ना। और ये क्या है, नेपाल सदैव भारत की नीतियों का अनुसरण करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नेपाल एक स्वतंत्र देश है। तो यही उत्तर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है छात्रों, अब 9वां प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील देशों में निवेश करने के मुख्य कारण की, अधिक किस कारण से निवेश करती है वो। तो वंचित लोगों के कल्याण करना इनका उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता, अपनी संपत्ति बढ़ाना ये उद्देश्य हो सकता है। और भी देख लेते हैं, अन्य देशों को लाभ पहुंचाना ये भी उद्देश्य नहीं होता। और क्या है, विकासशील देशों की सरकार को वित्तीय, ये भी नहीं हो सकता। तो ये जो अपने मुनाफे के लिए काम करती हैं, अपनी संपत्ति बढ़ाना और अधिक मुनाफा करने के लिए काम करती हैं, तो ये उत्तर हमारा बी सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं हम छात्रों, 10वां क्या प्रश्न बनता है हमारा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दशक भारत में द्वितीय लोकतांत्रिक लहर, है ना, का समय था। द्वितीय लोकतांत्रिक लहर का समय कौन सा था। अब देखिए, इसमें 60 है ना, 70 है, 1980 है, 1990 है, इसका दशक बताना। द्वितीय माने दूसरी, है ना, पहली तो लोकतंत्र वाली थी। द्वितीय आता देखिए 1980, 89 से, है ना, 80 और 90 के बीच का। उस समय क्या है, हमारे जो है ना गैर कांग्रेसी सरकारें भी बनी, है ना, और जो पिछड़ा वर्ग है ना, उसका भी उभार आया, है ना, उनके नेता भी उभर कर सामने आए, उनकी सरकार भी बनने लगी। तो द्वितीय लोकतांत्रिक लहर के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से द्रविड़ आंदोलन के मुख्य नेता। द्रविड़ आंदोलन के मुख्य नेता का नाम है E.V. रामास्वामी नायकर। E.V. रामास्वामी नायकर इसके नेता। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। 12 के बाद 13 भी आ जाएगा इसमें। हाँ जी, तो 12 क्या है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को नीचे दिए गए किसी उपयुक्त पद से भरिए। का अर्थ ऐसी प्रगति से है, इसका मतलब है कैसी, टिकाऊ विकास। क्या है, अगर यहाँ हम लिख दें टिकाऊ, सॉरी इसे हम टिकाऊ विकास। टिकाऊ विकास का अर्थ ऐसी प्रगति से है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं के साथ समझौता, है ना, किए बिना पूरी करती हो, है ना। तो इसका उत्तर हमारे इसे हम उठा के यहाँ भर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 13 है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 13 क्या है प्रश्न, 13 है, दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से, है ना, लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ा है। ठीक है, और कथन की पुष्टि कीजिए। इस पुष्टि के अंतर्गत हम क्या क्या उत्तर दे सकते हैं, सुनिए जरा। दक्षिण एशिया की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी है। अगर दक्षिण एशिया की जनता का आप उससे मत जाना जाए तो सभी लोकतंत्र को पसंद करती हैं, है ना। दक्षिण एशिया में किए गए सर्वे से या जनमत से ये संग्रह या ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ लोकतंत्र को ही व्यापक जन समर्थन प्राप्त है। इन देशों के नागरिक मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देशों के लिए ठीक है या लोकतंत्र प्रणाली ही उनके देशों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, और इन देशों के नागरिक लोकतंत्र को अन्य किसी शासन की अपेक्षा वरीयता देते हैं और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। प्रारंभ में या शुरू में माना जाता रहा कि लोकतंत्र केवल विश्व के धनी देशों में ही फल फूल सकता है,
ऐसा लोगों का विचार था कि लोकतंत्र दुनिया के अमीर देशों में ही फल फूल सकता है, गरीब देशों में नहीं, या भारत जैसे गरीब देशों में नहीं। परंतु अब दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के जो अनुभव हैं उनसे यह बात सिद्ध हो गई है कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ा है। यह लोकतंत्र भारत जैसे गरीब देश या अल्प विकसित देश या विकासशील देशों में भी फल फूल सकता है। तो ये प्रश्न था हमारा प्यारे छात्रों। अब हम इस प्रश्न से आगे चलते हैं थोड़ा सा, प्रश्न नंबर 14 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? भारत ने CTBT व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि तथा NPT परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, है ना। पहले नहीं किए थे, बाद में किए। ये प्यारे छात्रों 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमें 2 पॉइंट लिखने हैं कोई से। तो भारत ने CTBT और NPT पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि यह संधियां उन देशों पर लागू की जा रही थी जो परमाणु शक्ति से हीन थे। अर्थात भारत के पास ही परमाणु शक्ति नहीं थी, है ना। कुछ लोगों के पास पहले से परमाणु शक्ति हैं, वो तो मज़े में रहते। इन संधियों के द्वारा, है ना, परमाणु हथियारों से लैस देशों की जमात के परमाणु शक्ति पर एकाधिकार की वैधता दी जा रही थी। जिनके पास परमाणु शक्ति है ना, वो तो अपनी धौंस दिखाते, परमाणु शक्ति उनकी बची रहती। बाकी जो नई परमाणु शक्ति संपन्न होना चाह रहे थे उन पर रोक लग जाती। तो भारत ने प्रारंभ से ही NPT को भेदभावपूर्ण माना। भारत ने कहा कि ये जो संधि है भेदभावपूर्ण है, हम इससे सहमत नहीं हैं। भारत परमाणु शक्ति को केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही प्रयोग करने के लिए प्रतिबद्ध था। यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के भी हित में था, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश जैसे चीन, पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति से संपन्न हैं और हम परमाणु शक्ति से विहीन रह जाते तो हमें कोई भी दादागिरी या धौंस दिखाने लगता। यह हमारी सुरक्षा और अपरोध की नीति से भी महत्वपूर्ण था, है ना। इसलिए हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी भी था। इसमें कोई से 2-3 कारण आप लिख सकते हैं, तो ये प्रश्न आपको 2 नंबर दे देगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 15 है, तिब्बती शरणार्थियों को बसाने में भारत द्वारा निभाई गई भूमिका का विश्लेषण कीजिए, है ना। तिब्बत, है ना, तिब्बत पर जब चीन ने कब्जा कर दिया तो तिब्बत के लोग भागकर भारत में शरण लेते हैं, है ना। भारत उनकी मदद कर देता है। देखिए अब यहाँ पर इसका उत्तर ऐसे बनेगा, तिब्बती शरणार्थियों को बसाने में भारत द्वारा निभाई गई भूमिका। इतना हेडिंग डाल देंगे आप, फिर लिखेंगे क्या है, बड़ी संख्या में तिब्बतियों ने भारत में शरण ली, है ना। वहाँ से भागकर लोग भाई उनके साथ ज्यादती होने लगी, भारत आ गए और बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थियों की बस्तियाँ बनने लगी भारत में। तिब्बत के जो आध्यात्मिक नेता थे अब भी हैं, दलाई लामा ने भारत से शरण मांगी और भारत ने उनको शरण दे दी, है ना। और उन्होंने भारत में दलाई लामा जी ने कहाँ, धर्मशाला में अपना घर बना लिया और वहीं पर निवास करते हैं। भारत के कई राजनीतिक नेताओं और दलों ने तिब्बत की स्वतंत्रता का समर्थन भी किया, है ना। कई सारे नेताओं ने समर्थन भी किया। इसके बारे में कुछ आप पॉइंट लिख सकते हैं छात्रों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को हम ILO, है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा से भी, है ना, इसका दूसरा नाम ये भी, इससे भी कह सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के किन्हीं 2 कार्यों की व्याख्या कीजिए। 2 नंबर का सवाल है, कोई से 2 कार्य बताने हैं, है ना। इसके लिए लिखेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्य। हेडिंग लिख लिया। प्रश्न को सुंदर करके लिखना है, कैसे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 2 कार्य लिख दिए हमने, उसके आगे लिखना शुरू करेंगे। यह संगठन श्रमिकों के लिए सुरक्षा, समता तथा स्वाभिमान का वातावरण बनाता है ना। और यह संगठन सामाजिक न्याय की कुशल स्थितियों को प्रोन्नत करता है ना, वृद्धि करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय
श्रम मानकों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। और क्या करता है? यह महिलाओं और पुरुषों के श्रमिकों को उत्पादन कार्य में संलग्न करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है, उनका मनोबल भी बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 17 आता है, ये क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने के लिए कोई 2 उपाय कीजिए। देखिए, इसमें आप कोई से भी 2 उपाय लिख सकते हैं, अपनी इच्छा से भी लिख सकते हैं, है ना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पर कभी कभी हम जो ना क्वेश्चन पेपर से बिना मतलब घबरा जाते हैं। इसमें क्या क्या हो सकते हैं, कुछ कारणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना, कुछ उपाय हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने के उपाय, ये लिख देंगे हम हेडिंग। और आगे क्या लिखेंगे? दोनों देशों के युद्ध के जोखिम कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय किए जाएं। अर्थात भारत में भी और पाकिस्तान में विश्वास हो आपस में। सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवियों को महत्वपूर्ण संबंध विकसित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। और क्या है? नियमित शिखर सम्मेलन किए जाएं। भारत के राजनयिक, है ना, पाकिस्तान जाएं, पाकिस्तान के राजनयिक भारत आएँ, जहाँ विभिन्न समस्याओं का हल खोजे जाएं। और क्या है? दोनों देशों के द्वारा बीच में यातायात बेहतर की जाए, है ना, भारत से पाकिस्तान के लिए रेल यातायात, बस यातायात, है ना, हेलीकॉप्टर सुविधा, ये सब दिए जाएं। दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, है ना, व्यापार को हम ज़्यादा बढ़ाएं। और दोनों देशों के बीच वीज़ा पॉलिसी और चिकित्सीय पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाए। इस प्रकार से आप कोई 2 पहलू इसमें लिख सकते हैं। प्यारे छात्रों, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, ये कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन करने के कोई 2 कारण स्पष्ट कीजिए, है ना। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया, है ना, उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं क्या क्या कारण रहे। तो इसका लिखेंगे हम, केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन करने के कारण, ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। और उसमें कैसे लिखेंगे हम? आजकल क्या है, वैश्वीकरण का दौर है। वैश्वीकरण के दौर में योजना आयोग निष्प्रभावी और अप्रासंगिक होता जा रहा था, ज़्यादा वैल्यूबल नहीं रहा था, ज़्यादा काम का नहीं रहा। योजना आयोग वर्तमान में विकास से संबंधित कठिनाइयों और चुनौतियों से निपटने में अक्षम है, अर्थात सक्षम नहीं था, है ना। अक्षम होने के कारण नीति आयोग की, है ना, स्थापना की गई। भाई ये थोड़ा सा ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, तो इसमें सरकार ने बदलाव किया। केंद्रीय सरकार को केंद्र व राज्य स्तर की नीतियों में आवश्यक व तकनीकी परामर्श देने के लिए, जो नीति आयोग से संभव है, राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा आर्थिक नीतियों के माध्यम से सामंजस्य स्थापित करने के लिए, है ना, ये कार्य किया गया। और क्या क्या कार्य किए गए और किस लिए किया गया ये नीति आयोग का? ये है सामरिक क्षेत्र में नीति संगत कार्यक्रमों का दीर्घकालिक ढांचा तैयार करने के लिए। और ऊर्ध्वमुखी दृष्टिकोण, बॉटम अप अप्रोच, पहले क्या था, अप, है ना, अप्रोच टू बॉटम था, एकदम उल्टा कर दिया, है ना, अब बॉटम टू अप्रोच, नीचे से ऊपर की तरफ अंगीकार करते हुए तथा देश के समस्त राज्यों की समान भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए, है ना, सहकारी संघवाद के भाव से कार्य करने के लिए। क्योंकि भारत में क्या है, संघवाद है, भारत राज्यों का संघ है ना, तो संघवाद के भाव से कार्य करने के लिए भी इसकी व्यवस्था की गई, है ना, या हम यूँ कहें योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, सॉरी 19, 20 यहाँ पर रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है ना, पहले इसे पढ़ते हैं ध्यान से। भारत के साथ देशी रियासतों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ये सरदार पटेल की कैसी भूमिका रही है? एक दिन मैं निष्ठा, जो हमारी उत्कर्ष बुक है, उसमें पढ़ा रहा था। उसमें जो नक्शा देखते हैं आप, अगर सरदार पटेल ना होते तो भारत का नक्शा किस प्रकार का होता, मैं उस दिन बता रहा था। तो
जो आज वर्तमान भारत का नक्शा वो होता ही नहीं। तो इसमें लिखेंगे हम, हेडिंग क्या लिखेंगे, सरदार पटेल के साथ, है ना, भारत के साथ देशी रियासतों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका। इतना हो जाएगा ये हमारा हेडिंग। ठीक है, क्या लिखेंगे, सरदार पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। कौन थे? सरदार पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। उन्होंने भारत की 565, है ना, रियासतों के शासकों के साथ बातचीत करने और उनमें से अधिकांश को भारतीय संघ में लाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उनकी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनके नेतृत्व में रियासतों को एकीकृत करने के लिए, है ना, उनको एक साथ लाने के लिए सरकार के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा गया और उनके नेतृत्व में हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर और जूनागढ़ को भारत में विलय के लिए विवश किया गया, मजबूर किया गया, है ना। कहते हैं कि सरदार पटेल ने जो राजा राजी से माने, राजी से मना नहीं तो फिर गैर राजी से, है ना, या दबाव बनाकर भी उनको मना लिया या इनको विवश करके मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बन सकता है पाकिस्तान की जो मंशा है ना, जो कि वहाँ के मोहम्मद अली जिन्ना के विभाजनकारी दूरराष्ट्र सिद्धांत पर आधारित थी, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना या एम ए जिन्ना ने ही उसकी दूरराष्ट्र सिद्धांत की मांग रखी थी और उससे भली भांति परिचित थे। कौन? सरदार पटेल। सरदार पटेल मोहम्मद अली जिन्ना की जो दूरराष्ट्र सिद्धांत पर आधारित विचारधारा थी उससे भली भांति प्रचलित होने के कारण या परिचित होने के कारण सरदार पटेल की कश्मीर पर राय अन्य नेताओं से भिन्न थी, क्योंकि अन्य नेता जम्मू कश्मीर पर लचीला रवैया अपना रहे थे, जबकि सरदार पटेल चाहते थे कि उसके प्रति सख्त रवैया अपनाया जाए। हैदराबाद की तरह सरदार पटेल कश्मीर को भी सैन्य अभियानों के माध्यम से भारत में मिलाना चाहते थे, है ना। सरदार पटेल की इच्छा थी कि जैसे हमने हैदराबाद को मिलाया ताकत के बल पर, उसी प्रकार से हम कश्मीर को भी भारत में मिला लेंगे। परंतु राजनीतिक निर्णयों के कारण वह कश्मीर को पूरी तरह से भारत में विलय करवाने में असफल है, क्योंकि वो उप प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री तो थे नहीं, है ना। तो यहाँ पर उनकी ज़्यादा नहीं चली और इस मामले में वो असफल रहे। अब प्यारे छात्रों, हम प्रश्न 20 पढ़ते हैं। प्रश्न 20 क्या कहता है? लोकसभा के 5वें आम चुनाव 1972 के बजाय, है ना, एक वर्ष पूर्व 1971 में कराए गए। क्यों कराए गए? इसके कोई 2 कारण बताने हैं आपको, है ना। तो इसका हम ऐसे हेडिंग लिख सकते हैं, लोकसभा के 5वें आम चुनाव 1972 के बजाय एक वर्ष पूर्व 1971 में कराए जाने के कारण। ठीक है, तो क्यों है इसमें? अब देखिए क्या है, है ना, क्या चाहते हैं नेता। इंदिरा गांधी जी ने 1972 में होने वाले चुनाव को 1971 में करवाने की सिफारिश की, क्योंकि अन्य राजनीतिक दलों पर सरकार की निर्भरता से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि उससे पहले जो थी इनकी जो सरकार थी वो, है ना, समर्थन पर थी, है ना, दूसरों के समर्पण थी। इस समय इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बढ़ गई थी 1971 के युद्ध से। तो इस प्रकार से इन्होंने सोचा कि अब अच्छा माहौल है, अब चुनाव करा लिया जाए। और कांग्रेस की संगठनात्मक शक्ति कांग्रेस के हाथों में थी, जैसा वह जिसे वो अपना पक्ष में करना चाहती थी। ठीक है, कांग्रेस की जो संगठन की शक्ति थी वो कांग्रेस के हाथों में थी, है ना, और ये उसे अपने पक्ष में करना चाहती थी। संसद में अपने दल की स्थिति को मजबूत करने के लिए भी उन्होंने ऐसा किया और गरीबी हटाओ कार्यक्रम के माध्यम से श्रीमती इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र के विकास की जो बात कही, है ना, और क्या किया, ग्रामीण भूमि जोत, है ना, गांव में जो भूमि होती है कृषि भूमि, उसके लिए और शहरी संपत्तियों पर सीलिंग लगाने जैसे कार्यक्रम का लाभ के लिए, है ना, जनता इनकी तरफ आ गई थी। तो ये अब जनता इनकी तरफ आ गई तो इन्होंने सोचा अब अच्छा मौका रहेगा। अपनी पार्टी और उनके कार्यक्रमों के पक्ष में लोकप्रिय जनादेश प्राप्त करने के लिए भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने समय से पहले चुनाव कराए। अब प्रश्न नंबर 21 पर आते हैं।
पर्यावरण के निम्नीकरण के विरुद्ध चलाए गए किन्हीं 2 अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों को उजागर कीजिए। तो इसका हेडिंग हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 4 नंबर का, पर्यावरण के निम्नीकरण के विरुद्ध चलाए गए 2 अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। अब इसमें आगे कैसे लिखेंगे, वन आंदोलन तीसरी दुनिया के देशों में। अब देखो यहाँ तीसरी दुनिया शब्द आ गया छात्रों। तीसरी दुनिया आप शायद कंफ्यूज हों तो मैं बता देता हूँ। पहली दुनिया अमेरिकी और उसके सहयोगी देश थे, दूसरी दुनिया में सोवियत संघ और उसके सहयोगी देश थे, और तीसरी दुनिया में गुटनिरपेक्षता वाले देश है ना, जिसमें भारत भी शामिल है। तीसरी दुनिया के देशों में पर्यावरणीय सक्रियता के बावजूद वनों की कटाई हो रही है, वनों की कटाई जारी है, चल रही है। मैक्सिको, चिली, ब्राज़ील, मलेशिया और इंडोनेशिया में वनों के संरक्षण के लिए हुए है ना आंदोलन वन आंदोलन के उदाहरण हैं, है ना। इन देशों में वनों के संरक्षण, वनों को बचाने के लिए जो आंदोलन किए गए वो इसमें उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किए जाएंगे। खनन के विरुद्ध आंदोलन, जमीन के अंदर से जो हम वस्तुएं निकालते हैं उसे खनन कहते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में पृथ्वी के अंदर से खनिज उद्योगों का निष्कर्षण है ना, और इसके रसायनों का उपयोग, जलमार्गों और भूमि का प्रदूषण तथा समुदाय का विस्थापन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आलोचना और प्रतिरोध को आमंत्रित कर रहा था। आलोचना हो रही थी, प्रतिरोध हो रहा था। फिलीपींस में ऑस्ट्रेलिया की बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग है ना कारपोरेशन के विरुद्ध आंदोलन देखा गया। और क्या छात्रों, बांध विरोधी आंदोलन, जैसे भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑस्ट्रेलिया में फ्रैंकलिन नदी से संबंधित आंदोलन पर्यावरण निम्नीकरण के विरुद्ध आंदोलन थे, है ना। इसमें से हम कोई 2 लिख सकते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पूर्वोत्तर के अधिकांश क्षेत्रों में उठी स्वायत्तता की मांग। स्वायत्तता कहते हैं आज़ादी, है ना। आज़ादी की मांग के प्रति संघीय सरकार द्वारा उठाए गए किन्हीं 2 है ना कदमों का आकलन कीजिए। संघ, जैसे हमारे यहाँ संघ की सरकार, राज्यों का संघ है, ठीक है। अब क्या है इस पर आते हैं। संघीय सरकार द्वारा उठाए गए कदम, है ना। संघीय सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा करते हैं। संविधान में विभिन्न प्रावधानों का उपयोग करके विविधता को समायोजित किया गया। हमारा जो संविधान है राज्यों का संघ है ना। इसमें बहुत सारी विविधताएं हैं, परंतु विविधताओं को समायोजित किया गया है ना, और समा लिया गया है। तो विभिन्न प्रावधानों का उपयोग करके विविधताओं को समायोजित किया गया है ना। मिजो हिल्स क्षेत्र को असम के भीतर एक स्वायत्त जिला बनाया गया है ना। मिजो हिल्स जो पहाड़ी क्षेत्र है मिजोरम में, उसको एक क्या किया गया, स्वायत्त जिला बनाया गया, आज़ाद जिला बनाया गया। और क्या किया गया, 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच है ना शांति समझौता हुआ और मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, है ना। लाल डेंगा और राजीव गांधी जी के बीच समझौता हुआ और समझौते के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। और क्या किया गया, असमिया भाषा थोपने के विरोध के कारण, असमिया भाषा थोपी जा रही थी, उसका विरोध हुआ। विरोध के कारण आदिवासी समुदायों ने असम से अलग होने की मांग की कि हम अलग हो जाते हैं, हम पे असमिया भाषा थोपी जाती है तो हम इससे अलग हो जाते हैं। फलस्वरूप क्या हुआ, केंद्र सरकार द्वारा मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का निर्माण किया गया, है ना। तब क्या हुआ, भाषा के आधार पर ये मेघालय, मिजोरम है ना और अरुणाचल प्रदेश इनका निर्माण किया गया, बनाए गए। और क्या, त्रिपुरा और मणिपुर को भी राज्य का दर्जा दिया गया। और बोडो का है ना, बोडो कार भी है ना, और दिमासों की मांग को स्वायत्तता देकर पूरा किया गया, है ना। इनकी मांग भी मानी गई। इसमें कोई से कारण छात्र लिख सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार से आ रहा है ना। पूरी संभावना है इस बार भी आने की, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरीके से देखेंगे। क्या है ना, अरब स्प्रिंग अन्याय के विरुद्ध।
अरब स्प्रिंग है ना, अन्याय के विरुद्ध एक जन आंदोलन था। कथन के पक्ष में कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो अरब स्प्रिंग क्या है? अरब स्प्रिंग का प्रारंभ ट्यूनीशिया से हुआ है ना। ट्यूनीशिया में क्या थे, एक मोहम्मद जिजी नाम के व्यक्ति थे जो अपना है ना ठेला लगाकर काम करते थे। पुलिस ने उसके ज़्यादती की, ज़्यादा अन्याय किया और उसने अपने ऊपर है ना ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा ली। राजनीतिक विज्ञान में कहीं कहीं से माचिस की एक तिल्ली की संज्ञा भी दी गई है, क्योंकि पूरी चिंगारी भड़काने के लिए माचिस की एक तिल्ली ही काफ़ी है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाता तब भी आप इसमें अरब स्प्रिंग का ही वर्णन करेंगे। तो ये था अरब स्प्रिंग का प्रारंभ ट्यूनीशिया से हुआ, जहां जनता द्वारा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गरीबी के खिलाफ संघर्ष शुरू किया गया। यह आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। पहले जनता का आंदोलन था, फिर राजनीतिक आंदोलन में बदल गया, क्योंकि लोगों ने मौजूदा जो समस्याएं थी उनको निरंकुश तानाशाही का परिणाम माना। लोगों को विचार था कि निरंकुश तानाशाही के कारण ही ऐसा हो पाया है। और ट्यूनीशिया में शुरू हुई लोकतंत्र की मांग पूरे मुस्लिम बहुल अरब देशों में या पश्चिम एशिया में फैल गई है ना। सभी देशों में धीरे धीरे फैल गई और बड़े पैमाने पर लोकतांत्रिक है ना विरोध के परिणाम स्वरूप मिस्र में होसनी मुबारक का शासन भी ध्वस्त हो गया। और अरब स्प्रिंग का प्रभाव कौन कौन से देशों में पड़ा छात्रों? यमन, बहरीन, लीबिया और सीरिया में भी देखा जा सकता है, जहां इसी तरह के विरोध ने पूरे क्षेत्र में लोकतांत्रिक जागृति पैदा कर दी। तो ये हमारा प्रश्न हो गया 23। अब इसमें आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। ये प्रश्न नंबर 24 है हमारी स्क्रीन पर, है ना। इसे पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें हो जाएगा हमारा, देखिए इस प्रश्न में ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, छात्र गलती करते हैं, क्योंकि इसमें मैप को फाड़ करके और वो इसे चिपकाते हैं। इसमें मैप को फाड़ना नहीं है, इसमें एक तालिका दी होती है हमारे प्रश्न पत्र में और उसी को भरना होता। मैं एक तालिका दिखाता हूँ। इसमें एक तालिका होती है, ये इस प्रकार की तालिका है और इसमें भरना होता है ना। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, वह देश जिसके साथ है ना भारत का 1962 में युद्ध हुआ। अब ये जो देश है ये कौन सा देश है छात्रों? ये देश है हमारा चीन। ठीक है, 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ। और वह देश जिसके साथ भारत का कश्मीर मुद्दे पर विवाद है, तो ये पाकिस्तान है। ठीक है, पहले हमने जान लेते हैं पाकिस्तान। वह देश जो 1971 के युद्ध के बाद अस्तित्व में आया, ये बांग्लादेश आया है ना, बांग्लादेश। वह भारतीय राज्य जो चीन के साथ सीमा साझा करता है, तो यहाँ पर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, है ना। अब हमारे पास देखिए तालिका है ना। इसमें हम कैसे भरेंगे, इसे हम आगे ले चलते हैं। ये अब जैसे यहाँ पर हम भर देंगे, ये की गई है प्रयोग की गई जानकारी, है ना। तो इसको तो हम 1 2 3 4 ऐसे रखेंगे, है ना। अब यहाँ पर है, देखिए हमारे यहाँ अब ये जो है चीन से संबंधित, चीन हमारे इधर आता, तो यहाँ इसके लिए सी अक्षर है और यहाँ हम चीन लिख देंगे। इस तरीके से भरना होता है ना। और दूसरा जो क्वेश्चन था उसके लिए हमारे लिए पाकिस्तान बनना था। पाकिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान भारत के इधर है, तो ये पाकिस्तान है, तो यहाँ पर हम डी लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे पाकिस्तान। सॉरी, पाकिस्तान आ जाएगा, है ना। और इसके बाद जो युद्ध के बाद जो है ना अस्तित्व में आया राज्य, वो बांग्लादेश था। बांग्लादेश कहाँ पर है? बांग्लादेश हमारे यहाँ पर है ना। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे बांग्लादेश। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश हमारे यहाँ पर पड़ता है, तो इसके लिए हम बी लिख देंगे यहाँ और यहाँ लिख देंगे अरुणाचल
प्रदेश। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को करना होता है ना। हम इस प्रश्न में अनावश्यक परेशान रहते हैं। ठीक है छात्रों, तो इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। तो इसमें हमें मैप को फाड़ के चिपकाना नहीं होता, ना इसमें भरना है कहीं पर, हमें ये तालिका में भरना होता है। बस ये तालिका ही हमें पूरे नंबर दिलाती है। आगे चलते हैं। अब देखिए ये प्रश्न आ रहा है हमारा, ये है निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित है ना, ब्लाइंड छात्रों के लिए 24 के स्थान पर। इसमें वह उस देश का नाम लिखिए जिसके साथ भारत है ना, जिसके साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा। अभी हम बात करके आए हैं, कौन था छात्रों इसमें था हमारा चीन। हो जाएगा उत्तर। आज़ादी के बाद से किस देश के साथ भारत का कश्मीर के साथ विवाद रहा? कश्मीर के साथ किससे विवाद रहा? पाकिस्तान से। ठीक है। और ये क्या है? शेख मुजीबुर रहमान से संबंधित। शेख मुजीबुर रहमान के कारण ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। ये वहाँ के नेता बनकर उभरे। पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य है ना, चीन के साथ अपनी सीमा से? तो यहाँ पर आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं, है ना। तो इस प्रश्न को भी हमने तैयार कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, ये है निम्नलिखित है ना कार्टून का ध्यान से अध्ययन कर। देखने से ही लग रहा है ना कितना पावरफुल व्यक्ति है। तो यहाँ पर बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है ना देखने को मिलेगा। जैसा कि हमारा कार्टून है वैसे ही क्वेश्चन। कार्टून में दिखाया गया सैनिक है ना निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है ना। कार्टून में दिखाया गया जो ये सैनिक है ये संयुक्त राज्य अमेरिका ही पावरफुल बन गया है ना, तो ये उससे संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष इराक पर ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से आक्रमण किया गया? तो ये छात्रों किया गया था हमारा 2003 में, है ना। तो इसका उत्तर 2003 हो जाएगा। और क्या कहते हैं, कार्टून में दिखाए गए देशों में निम्नलिखित में से कौन सा है ना एक देश है ना खाड़ी का देश है ना, ये दिखाया गया। कार्टून में दिखाए गए देशों में से अब इसमें ये कौन सा है? इसमें आ जाएगा ओमान। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, आगे चलते हैं। इसका नेक्स्ट है, ये चौथा पार्ट है, प्रथम खाड़ी युद्ध को निम्नलिखित में से किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको प्यारे छात्रों अमेरिका ने अन्य देशों में भय बैठाने के लिए इसको कंप्यूटर पर टीवी पर दिखाया है ना, तो इसका नाम क्या रख दिया? कंप्यूटर वार रख दिया गया। इसका दूसरा नाम कंप्यूटर वार भी है। ठीक है। इस प्रश्न से भी हम आगे बढ़ते हैं। अब ये है दृष्टिबाधित क्षेत्र है ना, दृष्टिबाधित स्टूडेंटों के लिए है, परंतु फिर भी हम इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है। कैसे पढ़ते हैं? प्रश्न नंबर 1 है, ये क्या कहता है? प्रश्न नंबर ये कहता है निम्नलिखित में कौन सा देश खाड़ी का देश है? अब खाड़ी का देश बताइए इसमें से कौन सा देश है? अभी हम करके आए हैं इसको, है ना। तो इसमें आ रहा था हमारा ओमान। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, किस वर्ष है ना ऑपरेशन फ्रीडम के कूटनीतिक नाम से? ये है, इसका उत्तर है 2003। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसके लिए तो फिर है ना यहाँ तो ओमान आ जाएगा और इसको हमें आगे लेना पड़ेगा। ये है ना WMD का विस्तृत नाम है वेपन्स ऑफ है ना मास डिस्ट्रैक्शन, है ना। इस पर निशान लगा देंगे आप, ये हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट है, इसको अभी एक प्रश्न और है इसमें, ये है प्रथम खाड़ी युद्ध को, इसको कंप्यूटर वार अभी बता के आए हैं, वही हो जाएगा। ठीक है छात्रों, तो ये प्रश्न हमारा हल हो गया।
अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 26 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है, इसे हमें पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ने के बाद मैं इसे पढ़ रहा हूँ। ये क्या है, निम्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें, है ना। निम्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण मूल रूप से प्रवाह से संबंधित है। ये प्रवाह विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, है ना। विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने वाले विचार, दो या दो से अधिक स्थानों के बीच पूंजी का प्रवाह, है ना। कई देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार तथा बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाजाही, है ना, लोगों की आवाजाही के बारे में, ठीक है, आवाजाही है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव जो ऐसे प्रभावों की निरंतरता से पैदा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे ये किस संदर्भ में कहना चाह रहा है। ये जो लेसन है ये वैश्वीकरण है ना, वैश्वीकरण के बारे में है। इतना तो आप इस पैसेज को पढ़ने से समझ गए होंगे। तो ये कहते हैं विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। इसको प्यारे छात्रों वैश्वीकरण कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है वैश्वीकरण के आयाम। वैश्वीकरण के आयामों की बात करें तो वैश्वीकरण के आयाम है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। इसमें कहीं है, हाँ सी पर है ना, आ रहा है ये राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, है ना। तो राजनीतिक सी पर भी नहीं आ रहा, और थोड़ा आगे चलते हैं, ये आएगा हाँ यहाँ पर आ गया ये, है ना। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आता हमारा डी पर, तो इसका उत्तर डी सही हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि करता है ना। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि करता है। तो इसमें क्या है, रोजगार का कम होना, ये भी नहीं है। गरीबी सूचकांक नहीं है। मजबूत वैश्विक आर्थिक विकास के द्वारा ही आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है। तो ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का प्रभाव है ना। कौन सा वैश्वीकरण का प्रभाव है, ये देखना। राज्यों की शक्ति में वृद्धि नहीं है ना। नए व्यापार अवरोध लागू किए गए, ये भी नहीं। उपभोक्ताओं का चयन विस्तृत हुआ है, ये हो सकता है। स्थानीय लोगों को बढ़ावा मिला, ये नहीं है। तो यही हमारा उत्तर सही है। इससे उपभोक्ताओं, अब हम देखिए कोई सी वस्तु है ना पसंद कर सकते हैं, किसी भी देश की कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, बस हमारे पास पैसा हो, है ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे उपभोक्ता का चयन बहुत बढ़ गया है, ठीक है। और हम आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 27 की तरफ। प्रश्न नंबर 27 का ए है ना, इसका बी पढ़ेंगे, ठीक है। हमें दोनों को ही इसमें हल करना है, ठीक है, और दोनों के बारे में ही बात करनी है। पहला प्रश्न थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं। पहला प्रश्न ये देखिए 6 नंबर का, छात्रों 3 आसियान समुदाय के 3 प्रमुख स्तंभों और उनके एक एक उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। तो हमें इसके जो 3-4 स्तंभ हैं आसियान समुदाय के, उनमें का वर्णन करना। 3 स्तंभ बताने, जैसे आसियान समुदाय के स्तंभ है ना, कौन, हम हेडिंग डाल देंगे आसियान समुदाय के 3 प्रमुख स्तंभ, यहाँ तक डाल देंगे, ये लिख देंगे इतना स्तंभ, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ठीक है। कैसे लिखेंगे, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। ये 3 स्तंभ हो गए, इनके बारे में लिख सकते हैं। आसियान सुरक्षा समुदाय पहले है ना, पहले वाले के बारे में लिखेंगे, कैसे, हेडिंग भी डाल सकते हैं। आसियान सुरक्षा समुदाय का उद्देश्य क्षेत्रीय विवादों को बातचीत से हल करना और उन्हें सैनिक टकराव तक है ना ले जाने से रोकना है। अर्थात उन्हें सैनिक टकराव तक नहीं ले जाना, उससे पहले ही हमें बातचीत कर लेनी है। इसके माध्यम से सदस्य देश आपस में क्या बनाएंगे, शांति, निष्पक्षता, सहयोग
है ना, हस्तक्षेप को बढ़ावा देकर और राष्ट्रों के आपसी अंतरों तथा संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने की वचनबद्धता जाहिर करते हैं, है ना। हम एक दूसरे की संप्रभुता या आज़ादी का सम्मान करेंगे, उनके अधिकारों को सम्मान करेंगे, ऐसा आश्वासन देते हैं। इसका 2 क्या है आसियान आर्थिक समुदाय, हेडिंग डाल सकते हैं। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायता के लिए आसियान राज्यों के भीतर एक साझा बाजार और उत्पादन का आधार तैयार करना। हमें एक साझा बाजार स्थापित करना है और उत्पादन के लिए एक बेस बनाना। नेक्स्ट है इसका आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो इसमें आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा इसका अथवा, चीन द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए उठाए गए 3 कदम, है ना, इसकी चर्चा कर सकते हैं। 3 कदमों की व्याख्या कीजिए। तो हम ये इस प्रकार से इसका हेडिंग बना सकते हैं लिखने के लिए, चीन द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए उठाए गए किन्हीं 3 कदम कौन से हैं। चीन ने 1972 में 1972 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध स्थापित किए। 1972 में चीन ने अमेरिका के साथ संबंध बनाए, है ना। यह संबंध स्थापित करके अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को समाप्त किया। शुरू में क्या है, इसने अपने आप को बिल्कुल एकांत घोषित कर लिया था कि जैसा हमसे सामान बनेगा उसी के द्वारा गुजारा करेंगे, और इसने 1972 में अपनी नीति बदली और अमेरिका के साथ संबंध बनाए। 1973 में चाओ एन लाई ने 4 क्षेत्रों, कौन कौन से क्षेत्र है, कृषि, उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, है ना, और सेना के मामले में आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखे, उनको मॉडिफाइड किया। ठीक है, और 1978 में तत्कालीन चीनी नेता कौन से, देंग शाओपिंग ने उच्च उत्पादकता और विदेशों से निवेश प्राप्त करने के उद्देश्य से ओपन डोर, खुले द्वार की नीति अपनाई। अब इन्होंने, है ना, व्यापार खुला कर दिया। ये भी इनके विकास में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। और क्या किया, चीन ने धीरे धीरे अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को खोला। चीन ने धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को खोला। 1982 में चीन ने कृषि का निजीकरण किया और 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया। इससे देश के उत्पादन और आय में वृद्धि हो गई। और क्या किया चीन ने, व्यापार बाधाओं का उन्मूलन किया, उनको दूर किया और नए व्यापारिक कानून बनाए। पुरानों से काम न चला तो व्यापार कानून नए बनाए और विशेष आर्थिक क्षेत्रों, है ना, SEZ के कारण विदेशी व्यापार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, है ना, अर्थात विदेशी निवेश भी आने लगा। और क्या हुआ छात्रों, 2001 में चीन ने विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश किया। विश्व व्यापार संगठन WTO, है ना, इसमें प्रवेश किया, जिससे उसने अन्य दूसरे देशों के लिए अपनी व्यवस्था खोलने की दिशा में कदम बढ़ाया या अन्य देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया। तो ये चीन के कुछ उपाय हैं। एक उपाय है, चीन में बाजार अर्थव्यवस्था को स्थापित करने के लिए अब राज्य केंद्रीय भूमिका निभाता है ना, अब राज्य की केंद्रीय भूमिका होती है। ये कुछ उपाय थे, इनके द्वारा चीन ने अपने अंदर सुधार किए। ठीक है, चीन के अर्थव्यवस्था के उत्थान में अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए ये कुछ कदम थे जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब छात्रों, क्वेश्चन नंबर 58 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। 58 के दोनों क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 के दोनों प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। क्या है क्वेश्चन, मंडल आयोग की 3 सिफारिशें किस प्रकार हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की समस्याओं को हल करने का एक प्रयास है ना, विश्लेषण कीजिए। तो मंडल आयोग की सिफारिशें, है ना, मंडल आयोग का गठन, है ना, BP मंडल की अध्यक्षता में हमारी जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार, उसमें मंडल आयोग कमीशन स्थापित हुआ। परंतु जैसे ही मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट
पेश की, तभी वो सरकार गिर गई और फिर 10 साल कांग्रेस की सरकार रही तो मंडल आयोग की रिपोर्ट ना लागू हो सकी। और इसके बाद गैर कांग्रेसी सरकार बनी 1989 में। 1989 में जब श्री वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी तब ये लागू हुई। तो ये मंडल आयोग की चर्चा हम करेंगे। अब मंडल आयोग की सिफारिशें क्या थी, अब समझ गए होंगे मेरे क्वेश्चन का तात्पर्य। शैक्षिक संस्थानों में 27% सीटों का आरक्षण किया गया ओबीसी के लिए। इसने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ओबीसी के अवसरों को बढ़ाने में मदद की। और छात्रों, सरकारी नौकरियों में 27% सीटें आरक्षित हैं जो ओबीसी के युवाओं को रोजगार पाने और सम्मानजनक जीवन जीने के अतिरिक्त अवसर प्रदान करती हैं। और क्या है, मंडल आयोग ने ओबीसी की स्थिति में सुधार के लिए भूमि सुधारों की सिफारिश की। आयोग ने सलाह दी कि पिछड़े वर्गों को पिछड़ी जातियों के रूप में समझा जाना चाहिए, क्योंकि अनुसूचित जातियों के अलावा कई अन्य जातियों को भी जाति पदानुक्रम में निम्न माना जाता है। जाति के हिसाब से उन्हें नीच श्रेणी का माना जाता है। और क्या हुआ, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने केंद्र सरकार और उसके उपक्रमों में नौकरियों में ओबीसी के लिए आरक्षण से संबंधित मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। कोई भी मामला वो सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचता है और इसे इंदिरा साहनी मामले के रूप में जाना गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन ए था। इसके अथवा में हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या है ये, भारतीय राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारकों को विश्लेषण कीजिए। अब देखिए इसमें क्या क्या कारक हो सकते हैं। कांग्रेस के लिए पिछड़ी जातियों के कई वर्गों का समर्थन कमजोर हुआ, है ना। अब इससे क्या हुआ, सब ये सारी जो पिछड़ा वर्ग था कांग्रेस को वोट देता था। अब कांग्रेस के प्रति इसका मिजाज थोड़ा बदला, है ना, तो कांग्रेस को इन्होंने समर्थन देना बंद कर दिया। इसने गैर कांग्रेसी दलों के लिए इन समूहों का समर्थन प्राप्त करने के लिए जगह बनाई। और 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने भारतीय क्रांति दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जैसे दलों को राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया। अर्थात ये दल भी, है ना, उभर कर आए। और मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के निर्णय ने अन्य पिछड़े वर्गों की राजनीति को आकार देने में मदद की। अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग भी, है ना, ऐसे मामलों में अब उभरकर या राजनीति में हिस्सा लेने लगा। ठीक है, और इसको इंदिरा गांधी साहनी के मामले के रूप में देखा जाने लगा, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के फैसले को बरकरार रखा, क्योंकि अपील की गई थी जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की गई और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सरकार का निर्णय ठीक है। नौकरियों में आरक्षण के पक्ष में और विपक्ष में गहन राष्ट्रीय बहस के बाद ओबीसी अपनी पहचान के प्रति अधिक जागरूक हुए। उत्तर प्रदेश में दलित नेता, है ना, मायावती मुख्यमंत्री बनी। यह कई पार्टियों के उभरने का दौर था, जैसे वामसेप और बहुजन समाज पार्टी, है ना, सत्ता में भागीदारी और शिक्षा एवं रोजगार में ओबीसी के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए गए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का बी भी हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सुरक्षा के लिए एक नए खतरे के रूप में आतंकवाद की व्याख्या, है ना, उदाहरणों से की। अब आतंकवाद सुरक्षा के हिसाब से कैसे खतरनाक है इसकी बात करते हैं। ठीक है, और आतंकवाद सुरक्षा के लिए एक नया खतरा है ना। इसमें निर्दिष्ट राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्दोष लोगों को, है ना, जिनका कोई दोष नहीं होता, उन लोगों को निशाना बनाकर मारा जाता है। आतंकवाद राजनीतिक हिंसा को संदर्भित करता है जो नागरिकों को जानबूझकर और भेदभाव, है ना, तरीके से निशाना बनाया जाता है।
आतंकवाद का तात्पर्य क्रूर हिंसा के सोचे समझे प्रयोग से समाज में भय का वातावरण बनाना है। और क्या है? आतंकवादी समूह उस राजनीतिक संदर्भ या स्थिति को बलपूर्वक बदलना चाहते हैं जिसे वे पसंद नहीं करते, है ना। जिसको पसंद करते हैं उसे लाना चाहते हैं, जिसको पसंद नहीं करते ताकत के बल पर, क्रूरता के बल पर उसे बदलना चाहते हैं। सामान्यतः आम जनता को आतंकित करने के उद्देश्य से लक्षित किया जाता है और जनता की अप्रसन्नता को राष्ट्रीय सरकार या अन्य के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, इसके बारे में हम उदाहरण भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम उदाहरण भी दे सकते हैं। कैसे उदाहरण हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ, विमानों का अपहरण और संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 का हमला। 9/11 है ना, 9/11 का मतलब है 11 तारीख और 9वां महीना सितंबर में, 11 सितंबर को अमेरिका में कुछ आतंकवादियों ने अमेरिका के 4 जहाज़ों का अपहरण कर लिया, है ना, जिसमें से उन्होंने 2 को टकरा दिया। ये हमला आतंकवाद का उदाहरण है। इसमें हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। और क्या है, इसमें एक उदाहरण जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा शुरू की गई आतंकवादी गतिविधियां एक अन्य उदाहरण है, जिसने इस क्षेत्र में शांति और सामान्य जीवन को खतरे में डाल दिया है। भारत लंबे समय से इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह का आतंकी हमला पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और दक्षिण एशिया में भी हुए। तो कई प्रकार के हमले हैं, है ना, जिनके बारे में हमने वर्णन किया है। अब इसका दूसरा जो प्रश्न है ये है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए स्थायी और अस्थायी सदस्यों के लिए प्रस्तावित किन्हीं 4 मापदंडों के बारे में बताना है, ठीक है। इसकी चर्चा कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या क्या होना चाहिए इसके लिए? स्थायी, जिसे है ना, ये है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों के लिए। इसमें क्या क्या हो सकता है, मापदंड क्या हो सकते हैं? एक नया सदस्य एक प्रमुख आर्थिक शक्ति संपन्न होना चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं, भारत को स्थायी सदस्य बनाना चाहते हैं, तो कैसा होना चाहिए? एक है ना नया सदस्य कैसा हो, एक प्रमुख आर्थिक शक्ति होना चाहिए और एक प्रमुख सैन्य शक्ति होना चाहिए। जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़ा राष्ट्र हो, जैसे भारत है भी। संयुक्त राष्ट्र के बजट में एक महत्वपूर्ण योगदान करता हो। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है उसमें उसका अच्छा खासा योगदान भी हो, और ऐसा देश लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान भी करता हो, और यह देश ऐसा हो जो अपनी भौगोलिक स्थिति की और अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था, है ना, और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता को प्रतिनिधित्व करता हो। अगर इस प्रकार के बिंदु हैं तो ये हम इस मापदंडों में लिख सकते हैं। अब हम प्रश्न नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 30 प्रश्न बड़ा अच्छा है ना, और इसको पढ़ते हैं। क्या है प्रश्न? 30 का है ए पढ़ते हैं। ये है 1975 में घोषित आपातकाल को भारतीय राजनीति की सर्वाधिक विवादित घटना, है ना, सर्वाधिक विवादित घटना क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न बनता है ना। तो इसके ऊपर है कारण है। इसमें क्या कारण है? लोकतंत्र को पहली बार नकारा गया, मौलिक अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन किया गया, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया, अर्थात प्रेस है ना, प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई थी छात्रों 1975 में। निवारक निरोध कानून का दुरुपयोग किया गया, पूरे देश में कई ज्यादतियाँ की गई और सत्ता का दुरुपयोग किया गया। सरकारी पद पर है ना रहने वाले लोगों द्वारा सरकारी शक्ति का प्रयोग किया गया। यहाँ पर इशारा संजय गांधी की तरफ है। संजय गांधी उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बेटे थे, उनके पास कोई सरकारी पद नहीं था, फिर भी उनकी चलती थी, है ना। उदाहरण के लिए दिल्ली में विध्वंस और जबरन नसबंदी का प्रोग्राम चलाया गया। और क्या है, संविधान की बुनियादी विशेषताओं में संविधान है ना संशोधन करने की संसद की शक्ति पर विवाद हो गया, है ना। संविधान में संशोधन किए गए और सर्वोच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीशों की वरीयता को नकार कर, है ना, एक अन्य न्यायाधीश की, है ना, नियुक्ति करना भी एक कारण था, है ना। उसको प्रोन्नत किया गया। अजित नाथ राय को वहाँ पर प्रमुख न्यायाधीश बनाया गया था।
इसका नेक्स्ट है, ये है अथवा। 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पतन माने हो जाएगा हार के लिए उत्तरदायी 3 कारकों का उल्लेख कीजिए, है ना। 1977 में कांग्रेस पार्टी की हार क्यों हुई, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कांग्रेस के पतन के लिए उत्तरदायी कारक, है ना। तो 1975 में लगाया गया आपातकाल 1977 के चुनाव में आपातकाल के अनुभव पर एक जनमत संग्रह बदल दिया। जो विपक्षी नेता थे उन्होंने इसको 1977 के चुनाव में भुना लिया, है ना, एक जनमत संग्रह के रूप में। आपातकाल के अनुभव से यह बात सामने आई कि जो सरकारें लोकतंत्र विरोधी होती हैं उन्हें मतदाताओं द्वारा कड़ी सजा दी जाती है। मतदाता ऐसी सरकारों को, लोकतंत्र विरोधी सरकारों को उखाड़ कर फेंक देते हैं। और क्या हुआ, कांग्रेस के विरुद्ध विपक्षी दलों का एकीकरण हुआ। उस समय कांग्रेस के खिलाफ जितने विपक्षी दल थे सब एकजुट हो गए थे, क्योंकि उन्होंने, है ना, जयप्रकाश नारायण ने माना कि जो इसके विरोध का वोट है वो बिखर रहा है ना, उसे हम अलग अलग अगर सारे एक साथ होकर लड़ेंगे तो हम जीत जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। जनता पार्टी का गठन इसलिए किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गैर कांग्रेसी जो वोट है विभाजित ना हो, है ना, वो अलग अलग बट रहा था। जबकि 40-42% वोट कांग्रेस के पास था, बाकी सब इसके खिलाफ था। कांग्रेस के कुछ नेता भी आपातकाल के विरोधी थे, ये, है ना, और ये नई पार्टी में शामिल हो गए। अर्थात कांग्रेस के कुछ अच्छे नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। जनता पार्टी ने इस चुनाव को आपातकाल पर जनमत संग्रह बना दिया और विपक्ष एकमत हो गया। विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे भी दिए। विपक्ष ने चुनाव लड़ा, है ना, लोकतंत्र बचाओ का नारा, इंदिरा हटाओ लोकतंत्र बचाओ, उस समय नारा हुआ करता था इनका। और जनता पार्टी ने अपने अभियान को शासन के गैर लोकतांत्रिक चरित्र और इस अवधि के दौरान हुई विभिन्न जातियों पर केंद्रित किया। और क्या है, हजारों लोगों की गिरफ्तारी और प्रेस पर सेंसरशिप की पृष्ठभूमि में जनमत कांग्रेस के खिलाफ हो गया। और जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र की बहाली का प्रतीक बन गए। तो ये हमारे, है ना, 30 क्वेश्चन थे छात्रों। इस प्रश्न पत्र को यहीं समापन होता है। हमारे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके द्वारा आप अच्छे अंक प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, ऐसा ही हम आपको आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद।